एक ससुर होता है जिसको अपनी बेटे की बहू पर इतना ज्यादा नाज होता है, इतना ज्यादा खुशी होती है कि वो अपने घर के जितने भी सदस्य होते हैं, उसका बेटा होता है, उसकी बेटियां होती हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सारे सदस्यों को एक तरफ पर अपनी बहू से इतनी ज्यादा प्यार करता है, अपनी बहू से इतना ज्यादा मोहब्बत करता है कि उन सारे सदस्यों का कोई वैल्यू नहीं रहती, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। पर उसकी पत्नी, उसकी बहू उससे जिस बात के लिए कह देती है, जो भी बात वो कह देती है, उस बहू की बातों को वो सुन लेता है और मान जाता है। पर एक दिन वही बहू अपने ससुर के साथ में ऐसा कार्य कर देती है, ऐसा कांड कर देती है, जिसे सुन करके जितने भी वहां पर लोग होते हैं, जितने भी परिवार के लोग होते हैं, उन लोगों को जब उस विषय में इस बात मालूम पड़ती है तो वो लोग ये सुन करके परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार कैसे एक बहू अपने ससुर के साथ में ऐसा कर सकती है। ये सोच करके, ये सुन करके जो वहां की पुलिस होती है वो भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक और शेयर कर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये घटना, ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। राजस्थान का एक जिला पड़ता है भरतपुर, और उसी भरतपुर जिले के अंतर्गत एक थाना आता है चिकसाना, और उसी चिकसाना थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नोह। और उसी नोह गांव में एक परिवार रहा करता है जिसमें एक ससुर होता है, एक बहू होती है, एक बेटा होता है और उनके दो बेटियां होती हैं। और जो उसके बहू और बेटे होते हैं उनके छोटे छोटे 6 साल और 4 साल के दो बच्चे होते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये घटना है, एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में जो ससुर होता है अपनी बहू को इतना ज्यादा सम्मान देता है, अपनी बहू से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो अपनी बहू की हर बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो जाता है। 29 मई 2022 के शाम करीब 6 बजे का समय होता है। जो वो बहू होती है अपने घर पर खाना बना रही होती है। उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो किसी काम से बाहर गए होते हैं। तभी वो जो बहू होती है वो एक फोन करती है और फोन में ये कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे काफी दिन से मिली नहीं हूँ और मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। मैं आपसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिलना चाहती हूँ, बस मेरी यही एक इच्छा है। जो उधर फोन पर व्यक्ति होता है जिसका नाम भागेंद्र उर्फ भोला होता है, जो उस समय दिल्ली में होता है, वो जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि देखो, इतना आसान नहीं है। जो दिल्ली से भरतपुर की दूरी है लगभग 240 किलोमीटर है, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से हम वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। जब तो वो जो बहू होती है जिसका नाम रीना होता है वो कहती है कि देखिए, ऐसा है कि आप कुछ भी करिए, चाहे जैसे करिए, आपको आना ही पड़ेगा। तब जो भागेंद्र उर्फ भोला होता है उसका एक दोस्त होता है दीप, और उस दीप से इस बात के लिए बताता है। तो जो दीप होता है वो कहता है कि अगर कोई आपको इतने दिल से, इतने प्यार से बुला रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। अब भागेंद्र जो होता है वो तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठाता है, अपनी मोटरसाइकिल में अपने दोस्त दीप को बैठाता है और तुरंत वो दिल्ली से राजस्थान के भरतपुर के लिए निकल पड़ता है। रात्रि करीब 11 बजे के आसपास का समय हो जाता है जब वो भरतपुर पहुंचते हैं, उस नोह गांव में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में कुंडी को खड़खड़ाता है। जो उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो उस समय सारे लोग सो चुके होते हैं, क्योंकि रात 11 बजे का लगभग समय हो जाता है। अब जो रीना होती है वो दरवाजे को खोलती है और दरवाजा खोल करके उस भागेंद्र उर्फ भानु को अपने साथ अपने रूम के अंदर लाती है। और जैसे ही वो व्यक्ति उस रूम के अंदर आता है, रूम के अंदर आने के बाद में जो रीना का रूम होता है वो देखता है कि वहां पर 2 चारपाई पड़ी होती है। एक चारपाई पर जो रीने के बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम कार्तिक होता है, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष के आसपास होती है, और दूसरी बेटी होती है जिसका नाम कार्तिका होता है और जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष के आसपास होती है।
एक चारपाई में वो दोनों सो रहे होते हैं और एक दूसरी चारपाई होती है जिस पर एक व्यक्ति सो रहा होता है जिसका नाम पवन होता है। पवन रीना का पति होता है। शायद दोस्तों अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस व्यक्ति को उस रीना ने फोन किया था वो उसका पति हो, पर मैं आप लोगों को बता दूं वो उसका पति नहीं बल्कि उसका प्रेमी होता है। और उसी समय वो जो अपने प्रेमी के साथ में जो भागेंद्र का दोस्त होता है जिसका नाम दीप होता है, वो घर के बाहर बाइक पर खड़ा होता है, इस इंतजार में खड़ा होता है कि कब मेरा दोस्त अपना काम करके उस घर से निकलेगा और फिर उसके साथ वो दोनों दिल्ली वापस चले जाएंगे। प्रेमी भागेंद्र के साथ उस कमरे के अंदर जो बीच की जगह होती है, दोनों चारपाइयों के बीच में जो जगह होती है, उन जगह पर एक बिस्तर लगाती है और बिस्तर लगाने के बाद में दोनों उस जमीन पर निवस्त्र हो जाते हैं और निवस्त्र होने के बाद एक दूसरे से लिपट करके शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसी समय जो रीना के मुंह से कुछ आवाजें निकल रही होती हैं, भागेंद्र के मुंह से कुछ आवाजें निकल रही होती है, जैसे ही उन आवाजों की गूंज उस कमरे में गूंजती है, उसी वक्त जो पवन होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि उसके कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वो तुरंत उठता है और लाइट जलाता है। जैसे ही वो लाइट जलाता है, लाइट जला करके जैसे ही उसकी नजर रीना और उसके प्रेमी भागेंद्र पर पड़ती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो पूरी तरह से निवस्त्र होकर के अपने प्रेमी के साथ में लिपट करके अर्ध अनैतिक संबंध बना रही होती है और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते हैं। पवन जैसे ही अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है, उसकी चीख निकल जाती है। वो अपनी पत्नी के ऊपर चिड़चिड़ाने लगता है, बिगड़ने लगता है। तब जो उसकी पत्नी होती है, रीना होती है, वो पवन के पैर को पकड़ करके उससे माफी मांगने लगती है, उससे विनती करने लगती है और उससे कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा यह गलती नहीं होगी। पर यह सुन करके जो पवन होता है उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और उसके आवाज से कुछ तेज शब्द निकलने लगते हैं। तब जो भागेंद्र होता है उसको ऐसा लगता है कि अगर इस घर के जितने और सदस्य सो रहे हैं, अगर इस आवाज को सुन करके वो लोग जग जाएंगे तो शायद बात आगे बढ़ जाएगी। इसलिए वो तुरंत पवन के मुंह को अपने हाथों से दबाने की कोशिश करता है और वो कब इतनी तेज उसके मुंह को दबा देता है कि पवन के जो प्राण होते हैं वो निकल जाते हैं। रीना को इस बात का एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। रीना जो अपने पति के पैरों पर पड़ी होती है, वो देखती है कि अचानक जो उसका पति होता है वो जमीन पर गिर पड़ता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, अब रीना और भागेंद्र उसके हाथ की नब्ज को टटोलने लगते हैं और जैसे ही उसको टटोलते हैं तो उन लोगों को यह आभास होता है कि जो पवन है वो शायद मर चुका है। अब यह देख करके, यह सोच करके वो दोनों परेशान होने लगते हैं। उसके बाद में अंदर से एक आवाज निकलती है कि दीप जल्दी से अंदर आ जाइए। रीना उस कमरे का दरवाजा खोलती है। दीप जो बाहर खड़ा होता है उस कमरे के अंदर आता है। जैसे ही वो उस कमरे का नजारा देखता है, नजारे को देख करके वो भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो भी ये सोचने लगता है कि आखिरकार हम किस मुसीबत में आकर के फंस गए हैं। तब जो रीना होती है वो कहती है कि देखो ऐसा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम लोगों को बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम तीनों लोग फंस जाएंगे। उसके बाद में जो रीना होती है अपने घर से एक बोरी लाती है और उस बोरी में पवन की लाश को तीनों भरते हैं। भरने के बाद में जो भागेंद्र होता है और उसका दोस्त दीप होता है, वो दोनों बाइक पर उस बोरी को रख करके तुरंत गांव से कुछ दूर पर जो एक नहर होती है उस नहर में जा करके उस बोरी को फेंक देते हैं। बोरी में कुछ ऐसा वजन चीज बांध देते हैं जिसकी वजह से बोरी को जैसे ही वो पानी में फेंकते हैं, बोरी पानी में डूब जाती है। अब भागेंद्र और दीप तुरंत वापस दिल्ली चले जाते हैं। इधर रीमा जैसे ही सुबह जगती है, उसके कमरे पर पवन नहीं होता है। वो अपने घर वालों को, अपने ससुर को ये बताती है कि जो पवन है शाम को हमारे साथ में सोए थे, पर रात में पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। अब यह बात सुन करके जो उसके ससुर होते हैं वो थाने पर जाते हैं और थाने पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है, इस चीज की सूचना मिलती है, पुलिस उसके घर पर आती है और घर पर आने के बाद में रीना से पूछताछ करती है। तो रीना पुलिस को बताती है कि साहब हम लोग शाम को खाना खाए, खाना खाने के बाद में हम दोनों लोग एक ही कमरे पर सोए हुए थे, पर जिस समय हमारी नींद लग गई हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जैसे ही हम 4 बजे सुबह उठ करके जगे तो हम देखे
कि जो पवन है वो अपने बिस्तर पर नहीं है। पुलिस पर साहब मैंने सोचा कि शायद सुबह का समय है, वो बाहर कहीं घूमने के लिए गए हों। जब वो वापस नहीं आए तब मुझे इस बात की चिंता हुई और फिर जो मेरे ससुर हैं वो आप लोगों के पास में इसकी एफआईआर, इसकी सूचना देने के लिए गए। ये सुन करके पुलिस भी परेशान होने लगती है कि आखिरकार पवन जो अपने रूम पर सो रहा था वो अचानक कहां से चला गया। पुलिस होती है वो पवन की मिसेज रीना से, पवन की पत्नी रीना से पूछताछ करना चाहती है और जब जैसे ही वो पुलिस पवन की पत्नी रीना के पास में पूछताछ करने के लिए आती है, जो पवन के पिता होते हैं वो उनको अपनी बहू पर इतना ज्यादा नाज होता है, इतना ज्यादा विश्वास होता है कि वो तुरंत पुलिस से कहते हैं, बहू से आपको पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी बहू जो भी कह रही है वो शायद सच ही कह रही है। मेरी बहू पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। पुलिस पवन के पिता की इन बातों को सुनकर के मजबूर हो जाती है और वो जानकारी पवन की पत्नी से ले ही नहीं पाती जिस जानकारी को वो लेना चाहती थी, और वो चुपचाप वापस चली जाती है। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है इसकी शुरुआत कहां से होती है इस चीज की भी जानकारी मैं आप लोगों को साथ ही साथ देता चलूं। दरअसल जिस समय पवन की और रीना की शादी होती है, जिस समय पवन की शादी रीना के साथ में होती है, उस समय पवन की जो एज होती है वो लगभग 30 वर्ष के आसपास होती है, पर जो रीना होती है वो उस समय मात्र 16 वर्ष के आसपास होती है। पवन और रीना की शादी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, दोनों अपनी जिंदगी को काट रहे होते हैं। उसी समय जो पवन होता है वो दिल्ली में रह करके नौकरी किया करता है। एक दिन वो अपने पिता से ये कहता है कि पिताजी, मैं ये चाहता हूं कि मैं रीना को, अपनी पत्नी को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं, क्योंकि काफी दिन हो गए कि मैं अकेले खाना बना करके खा रहा हूं। अगर ये मेरे साथ जाएगी तो मुझे भी कुछ आराम हो जाएगी। जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, अगर आपकी इच्छा है तो आप रीना को, बहू को अपने साथ में ले जा सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पवन अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जिस जगह वो रहा करता है उससे कुछ ही दूर पर उसके ही गांव का एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम भागेंद्र होता है। वो भी वही दिल्ली में रह करके नौकरी किया करता है और उससे थोड़ी ही दूर पर उसका भी रूम होता है। अब भागेंद्र जो है, क्योंकि वो दोनों एक गांव के होते हैं, इसलिए मिलने के लिए कभी कभी पवन के रूम पर आ जाया करता है। इधर एक चीज का कहीं ना कहीं तो ये एहसास रीना को होने लगता है कि जो रीना है और जो पवन है उनका एज गैप काफी मायने रखता है, काफी अंतर था। इसलिए अब कहीं ना कहीं उसकी नजदीकियां भागेंद्र से बढ़ने लगती हैं। रीना देखने में सुंदर भी होती है, जिसकी सुंदरता को देख करके भागेंद्र भी रीना की तरफ आकर्षित होने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बनाने लगते हैं। और जिस समय रीना के बच्चे और भागेंद्र और पवन अपनी नौकरी के लिए चला जाता है और रीना के बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं, और चूंकि रीना खाली समय पर अपने घर पर अकेली रह जाती है, वो भागेंद्र को अपने रूम पर बुलाती है और दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ऐसा ही इन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही होती है। न तो भागेंद्र को कभी कोई दिक्कत होती है, न तो रीना को कोई परेशानी होती है। पवन जो होता है उसको इस बारे में कभी किसी चीज का कोई पता ही नहीं चलता। 2019 आता है, कोरोना का समय आता है। कोरोना एक ऐसी जगह, ऐसा समय आता है कि शायद सारे लोग परेशान होने लगते हैं। उसी समय जो होता है कि वो रीना के पति पवन की नौकरी चली जाती है। अब दिल्ली पर कोई काम नहीं बचता है, इसलिए वो एक दिन अपने पिता के पास में फोन करता है कि पिताजी, मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने परिवार को लेकर के गांव आ जाऊं और गांव पर ही खेती किसानी करूं और आपका साथ दूं। जो पवन के पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि अब जब आपके पास में वहां कोई काम ही नहीं बचा है तो आपको गांव ही आ जाना चाहिए। यह सुन करके जो पवन होता है अपनी पत्नी को लेता है, अपने परिवार को लेता है और अपने परिवार को लेकर के अपने गांव आ जाता है। पर भागेंद्र जो होता है, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होती, क्योंकि परिवार नहीं होता, वो जैसे ही कोरोना का समय खत्म होता है वो फिर से दिल्ली चला जाता है। इधर रीना अपने परिवार, अपने पति के साथ में गांव में रहने लगती है, नूह में रहने लगती है, और भागेंद्र दिल्ली में ही रहा करता है। पर जो रीना और भागेंद्र की दोस्ती हो गई थी, उनकी यारी हो गई थी, अब वो दोनों एक दूसरे से मिले भी गए। अब वो दोनों एक दूसरे से मिले बगैर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। इसलिए जब जब भी अब रीना को भागेंद्र की याद आती है, उससे मिलना होता है, वो भागेंद्र के पास में फोन करती है
और भागेंद्र को अपने से मिलने के लिए बुला लेती है। और जिस दिन भागेंद्र को आना होता है उस दिन वो अपने परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके खाने पर नींद की गोलियां मिला देती है और वो लोग नींद में सो जाते हैं। तब भागेंद्र और रीना पूरी तरह से पूरी रात मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद में जो भागेंद्र होता है वो अपने घर दिल्ली चला जाया करता है और जो रीना होती है वो अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी रहा करती है। पर दोस्तों 29 मई 2022 को जब रीना भागेंद्र को फोन करती है, भागेंद्र वहां पर आता है तो उन दोनों के साथ में ऐसी घटना घट जाती है। इसलिए जो रीना और भागेंद्र होते हैं वो कुछ दिनों के लिए आपस में दूरी बना लेना ही उचित समझते हैं और वो कुछ दिन के लिए मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अब जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, जो रीना होती है उसे भागेंद्र से मिलने की तड़प जगने लगती है। वो भागेंद्र से मिलना चाहती है और वह एक बार फिर और 16 अक्टूबर 2022 को वो एक बार फिर अपने प्रेमी भागेंद्र को फोन करती है। भागेंद्र रीना से मिलने के लिए वो फिर से दिल्ली से नूहू आ जाता है और जैसे ही वो रात के लगभग 1 बजे का समय होता है, अपनी प्रेमिका रीना के साथ में अर्धनग्न अवस्था में रीना के साथ में संबंध बना रहा होता है। उसी समय जो उसके ससुर होते हैं, पवन के पिता होते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि दोस्तों जिसका जवान बेटा शायद घर से गायब हो, जिसकी लाश भी ना मिली हो, उस पिता को नींदें कैसे आ सकती हैं। और उसके बाद से जो उसके पवन के पिता होते हैं उनकी नींदें और खाना दोनों हराम हो जाता है और रात के 1 बजे के करीब वो उठते हैं और उठ करके पानी पीने के लिए अपने घर के अंदर जाते हैं, आंगन की तरफ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि जो उनकी बहू के कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। उन आवाजों को सुन करके जैसे ही वो उस कमरे के अंदर झांक करके देखने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी बहू है उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है, वो पूरी तरह से निवस्त्र है और अपने प्रेमी के साथ में संबंध बना रही है। ये देख करके जो पवन के पिता होते हैं वो चौंक जाते हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत उसको डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख और पुकार सुन करके जो उनकी बहू रीना होती है उनके पैरों पर गिर जाती है और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती है कि पिताजी आज ये मुझसे गलती हो गई है, शायद आप मेरी इस स्थिति को समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए और आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। पर जो पवन के पिता होते हैं उनको यह बात अच्छी नहीं लगती और वो फिर भागेंद्र के ऊपर भी चिल्लाने लगते हैं, झल्लाने लगते हैं। तब जो भागेंद्र होता है वो पवन के पिता से कहता है कि आपको ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ज्यादा चिल्लाएंगे या बात अगर घर से बाहर जाती है, किसी और को मालूम पड़ती है, तो जिस तरीके मैंने आपके बेटे पवन को खत्म कर दिया है उसी तरीके मैं आपको भी खत्म कर दूंगा। यह सुन करके जो पवन के पिता होते हैं वो चौंक जाते हैं और उनको यह एक सदमा सा लगता है कि जिस बात को अभी तक समझ नहीं रहे थे, जिस बात को अभी तक वो जान नहीं रहे थे, जिस बहू को उन्होंने इतना ज्यादा चाहा, जिस पर इतना ज्यादा भरोसा किया, वही बहू उनके साथ में ऐसा करेगी, यह सुन करके उन्हें विश्वास ही नहीं होता, उन्हें भरोसा ही नहीं होता। वो तुरंत अगले दिन पुलिस के पास में जाते हैं और पुलिस में जाकर के इस चीज की सूचना देते हैं कि जो उनकी बहू है, जो उनके गांव का एक लड़का है जिसका नाम भागेंद्र, उसके उनकी बहू के नाजायज संबंध है और शायद उन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि उनके बेटे का कोई पता नहीं लग रहा है। अब पुलिस जो होती है वो ये बात सुन करके तुरंत अगले दिन रीना के घर आती है, रीना से पूछताछ करती है तो रीना अपना जुल्म कबूल कर लेती है और पुलिस रीना और भागेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में दोनों को जेल भेज देती है। कहानी से हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक छोटी सी गलती, कैसे एक अनैतिक संबंध जिनका कहीं ना कहीं राज खुल ही जाता है और जिनका बहुत ही दुखदाई होता है और खतरनाक होता है। एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से रीना को जेल जाना पड़ता है, जो रीना का पति है उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है और जो उसके बच्चे हैं वो पूरी तरह से अनाथ हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल
इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।